जिला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे सर्व कर्मचारी संघ जिला के प्रधान साथी महिपाल सोडे जी, संचालन कर रहे साथी गुलशन भारद्वाज जी, हमारे कैशियर साथी सतीश राणा जी, राज्य के प्रेस प्रवक्ता साथी इंदर सिंह बधाना, विशेष रूप से हमारे बीच में आमंत्रित साथी अभी आज के इस जिला सम्मेलन का उद्घाटन करके गए हैं, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के प्रधान साथी जरनैल सिंह सागवान जी, CITU के जिला के प्रधान साथी जपान सिंह, सेक्रेटरी साथी सरबती और रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला के प्रधान साथी सोमनाथ जी, सेक्रेटरी साथी जोत सिंह जी, तमाम इस सम्मेलन में उपस्थित डेलीगेट साथियों, सबसे पहले साथी राजपाल सागवान को मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि उनकी जो इस कोरोना काल के दौरान जो एक क्षति हुई है उस साथी के जाने से, उसको हम कभी पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो असल श्रद्धांजलि उनको होगी, जो उनके सपने थे इस समाज को शोषण रहित बनाना, उसको हम प्रयास करेंगे तमाम साथी मिलके कि हम उनके सपनों को मंजिल तक लेकर जाएं। उनके काम करने की जो कार्य प्रणाली थी, मैं उस पर थोड़ी चर्चा जरूर करना चाहूँगा आज उनको याद करते हुए। बड़े ही मिलनसार, बड़े ही मृदुभाषी और हर व्यक्ति के दुख सुख में काम आने वाले साथी, उनके जाने से एक हफ्ता पहले ही मैं यहाँ पे हम इकट्ठे थे आंदोलन के दौरान, अचानक ये घटनाक्रम हुआ। वो तमाम साथी आप उससे परिचित हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका उनका था, जो मुख्य सर्व कर्मचारी संघ के साथियों की जो एक ड्यूटी बनती है, हम सब की ड्यूटी बनती है नए नए संगठनों का निर्माण करना, उसमें वो काफ़ी मतलब कि एक लगे रहते थे। और आज जो हमारे बीच में पूरे प्रदेश में जो एक स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन का निर्माण हुआ, और यमुनानगर में तो विशेषतः जो साथियों का आज योगदान सर्व कर्मचारी संघ में है स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन का, उसके पीछे भी वही साथी राजपाल सागवान जी थे। तो मैं तो ये भी मतलब कि ये जो संगठन, ये जो आज का सम्मेलन, ये हम पूरा उनको समर्पित करते हैं। दूसरा जो अभी साथी सागवान जरनैल सिंह जी, जो उनके बड़े भाई हैं, जिन्होंने आज हमारे इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, उन्होंने तमाम जो वो मुद्दे कर्मचारी और आम जनता के छुए, जो मैं अपनी बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ के मांग मुद्दे हैं, चाहे वो विभागीय संगठनों के अलग अलग मांग मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दे और जो आज हमारे पे एक एज ए आम जनता के, क्योंकि कर्मचारी भी एक आम जनता का एक हिस्सा है, उस पे जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज जिसका दौर का जिक्र किया, उन तमाम मांग मुद्दे, तमाम ये जो आज के हालात, इसके पीछे जो नीति, जो नीतियां काम करती हैं, वो नीतियां वही नीतियां हैं
जिसका हम लगातार सन 1991 से आपके बीच में रखते आ रहे हैं, जिनको बोलते हैं नव उदारीकरण की नीतियां, आर्थिक सुधारों की नीतियां। और ये नीतियां लगातार हमलावर होती जा रही। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और विशेषतः जो हमारे ये संगठन आज मंत्री साथी बैठे हैं, चाहे वो C2 के साथी हैं, किसान सभा के हमारे पुराने कर्मचारी नेता साथी महिपाल चमरोड़ी जी भी हमारे बीच में हैं किसानों के रूप में, वो तमाम हम मिलके भी स्वतंत्र रूप से भी उन नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई साथी 2 मिनट भाई, ये अब इस प्रकार की चर्चा ना करें। उन नीतियों को हम बदलवा नहीं पा पाए, उनकी धार रुकवा पाए हैं, तेजी से सरकारें लागू नहीं कर पाई। लेकिन जब से 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में सत्तासीन हुई, तब से उन नीतियों का हमला और ज्यादा तेज हुआ। और पुरानी सरकारों में 1991 से लेकर अब तक कई सरकारें आई और कई गई। इन नीतियों को लागू करने में जो अंतर है, नीतियां सारी लागू कर रही हैं, कोई भी पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश में रही चाहे केंद्र में रही, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है, ये हमारी एकता को तोड़ के उन नीतियों को लागू कर रही है। इतना एक बड़ा ये फर्क हम देख रहे हैं। और इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 2014 में जब ये आए, ये कहा था कि ये साधारण परिवर्तन नहीं, ये जो राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ है, ये साधारण परिवर्तन नहीं है, ये एक बड़ा आमूल चामूल परिवर्तन है। क्योंकि इस बीजेपी के पीछे जो गठजोड़ काम कर रहा है, वो गठजोड़ है कारपोरेट्स घरानों का और RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और अब वो इन 8 सालों के दौरान, ज्यादा अब लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं, इन 8 सालों में अगर आप देखें तो काफी इन नीतियों का जो प्रभाव था वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गया है। एक तो होती है सुनी सुनाई बात, अनुमान लगाना कि ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। एक है अब प्रत्यक्षदर्शी हम उन नीतियों के हैं। अगर हम कर्मचारी के दृष्टिकोण से बात करें, क्योंकि आज सर्व कर्मचारी संघ का हम सम्मेलन कर रहे हैं, हमारी जो मांगे थी उन मांगों पे इस बीजेपी की सरकार का क्या रुख है। रेगुलराइजेशन जो मुख्य आज का एक ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने है, 1.5 लाख से ऊपर आज पूरे प्रदेश के अंदर कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है, नॉन रेगुलर कर्मचारी काम कर रहा है। लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि कच्ची जो भर्ती है, मैं थोड़ा आपको ये भी अपडेट करता चलूंगा साथ साथ, ये वैसे नहीं हो रही, ये भी उन्हीं नव उदारीकरण की नीतियों का प्रभाव है कि पक्की भर्ती नहीं करनी, कच्ची करनी है। और वो कच्ची भर्ती चलते चलते वो आज 1.5 लाख से ऊपर कच्चा कर्मचारी प्रदेश में काम कर रहा है। और यही बीजेपी जो ये वायदा करके आई थी कि हम पक्के करेंगे, अब वो जो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब हमारे बीच में साफ कह दिया कि पक्की भर्ती नहीं होगी, हम कच्ची भर्ती करेंगे। और बकायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया।
और साफ उसमें ये लिखा है कि इसके जो भर्ती कर्मचारी हैं वो कभी भी पक्के नहीं होंगे। अब इसी को अगर आप जोड़ के, हमारे अध्यापक साथी बैठे हैं, गेस्ट टीचर लगे हुए हैं 13-14 हजार पूरे प्रदेश में, 58 साल की उनको गारंटी तो दे दी कि आप 58 साल तक नौकरी करोगे, लेकिन पक्के नहीं होंगे। यही है उदारीकरण की नीतियों का प्रभाव। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय जो न्यू पेंशन स्कीम जिसको भी बोल देते हैं, यह भी उन्हीं नीतियों का प्रभाव है। और अब आप देख रहे हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा विधानसभा में यह कह दिया कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। लेकिन कई स्टेट्स की चर्चाएं आ रही हैं, झारखंड की, राजस्थान की और कई, उन्होंने पास किए हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन उसके भी परिणाम आज हमारे बीच में सामने आने शुरू हो गए हैं कि जो पीएफआरडीए जिसको लोकसभा ने पास किया था, एनपीएस कोई चीज नहीं है। असल उसकी जो वास्तव आधार है वो है पीएफआरडीए, और पीएफआरडीए बना है देश की संसद की कानून के द्वारा। उसकी एक क्लाज है एनपीएस की पेंशन देंगे, और वो पीएफआरडीए खड़ा है। अब जब तक वो पीएफआरडीए खत्म नहीं होगा तब तक ये एनपीएस संभव नहीं है कि इसको पूर्ण रूप से इसका खात्मा हो जाए। और उसके लिए अब जब वो उन स्टेट ने जिन्होंने ऐलान किया कि हम खत्म करेंगे, जब पैसा मांगा करोड़ों रुपया उस पीएफआरडीए से, तो उन्होंने देने से मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम जमा पैसा वापस कर्मचारियों का करें। तो वो अभी अधर में लटका हुआ है। मूल इसकी जो समस्या है, जो जड़ है, वो है पीएफआरडीए। जब तक पीएफआरडीए खत्म नहीं होगा, स्थायी रूप से हम पुरानी पेंशन बहाली की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। बीजेपी के कुछ वायदे भी थे, स्टेट में भी 2014 में भी थे, चाहे वो हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को, बैठे हैं साथी, बढ़ती उम्र पे पेंशन की बढ़ोतरी हो, बाकायदा पीछे संघर्ष करके वो लागू भी करवाया था, लेकिन वो तमाम पे सरकार ने चुप्पी साध ली, अपना वायदा भी पूरा नहीं किया। और यहां तक कि जो हमारा रेगुलर कर्मचारी आज पूरे प्रदेश का 2,85,000 के लगभग है, जो कोरोना काल में जो उसका 18 महीने का जो एरियर है उसको भी बीजेपी की सरकार ने नहीं दिया। अब इन मांगों की तो अनदेखी है, कर रहे क्या हैं? अब सवाल जो सबसे बड़ा जो मास्टर जी ने चिन्हित किया आपके बीच में, नई पॉलिसी लेकर आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब उस पॉलिसी ने कोई उसकी चर्चा लोकसभा में नहीं हुई, कोई उसकी चर्चा जो एजुकेशनिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ना है, उन छात्रों से नहीं पूछा गया, उन अभिभावकों से कोई चर्चा नहीं हुई, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के, किसी से चर्चा नहीं की। एक तरफा अपनी बना के और उसको थोप दिया गया। बनाया किसने? जिसका मैंने जिक्र किया कि इनके पीछे कारपोरेट्स और आरएसएस, दोनों आरएसएस वालों ने और कॉरपोरेट्स ने बैठ के अपने हित की ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थोप दी गई। और उसका जो सीधा सा लक्ष्य है सांप्रदायिकरण, शिक्षा का व्यापारीकरण और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और वास्तव में उस शिक्षा नीति के पीछे
नीति वही है, उदारीकरण की नीतियां, आर्थिक सुधारों की नीतियां। लेकिन इन सरकारी स्कूलों से बच्चों को बाहर करना है। ये चिराग योजना आ गई, ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर के पीछे जो तमाम पद समाप्त किए गए हैं वो तमाम आ गई। और ये अकेली स्कूली शिक्षा नहीं, बड़ी शिक्षा भी जो कॉलेज स्तर की है, मेडिकल स्तर की है, आप वहां भी प्रभाव देख रहे होंगे। आने वाले समय में निश्चित है कि क्लस्टर पे एक स्कूल बचेगा, 5000 की संख्या वाला कॉलेज बचेगा। मेडिकल फीस आपके सामने वो बॉन्ड के रूप में अब आ गई है। तो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तमाम में बदलाव उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। और यहां तक आ गए आईटीआई के अंदर बाकायदा कोर्सों में बदलाव हो रहे हैं। वो खबर पड़ी होगी, जो पुराने हमारे कोर्सेज चले आ रहे थे उनको समाप्त करके ये कह दिया काम बड़े बेहतर तरीके से करते हैं कि अब इनकी जरूरत नहीं है, ये ट्रेड लेके आएंगे। कौन से ट्रेड? वो पहले अपने कॉरपोरेट मित्रों से बात करते हैं कि आपको किस टाइप का मजदूर चाहिए, फिर उस तरीके से अपनी उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो बदलाव करके ताकि उनको सस्ते मजदूर उपलब्ध हो सके। ये तमाम शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार बदली जा रही है। और इसी के साथ फिर लेकर आए लेबर कोड, 4 लेबर कोड जो तमाम हमारे पूर्वजों ने लड़के हमने श्रम कानून बनवाए थे, उनको समाप्त करके 4 लेबर कोड लेकर आए हैं। काम करने के घंटे 8 घंटे से ज्यादा 12 कर दिए गए हैं। न्यूनतम वेतन की परिभाषा को बदल दिया गया है। जो पहले 5 परिवारों के सदस्यों की एक इकाई मानी गई थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है। तमाम जो वो मापदंड थे उनको बदल दिया गया है। ये कह रहे हैं कि इतना दे दो जिससे ये जिंदा रह सके। और आज पूरी जो स्थिति है वो न्यूनतम वेतन जो आज दिया जा रहा है वो भी 14,000 से कम आ गया है। जबकि आज 5 सदस्यों का जो एक परिवार है, जो हम मांग करते हैं कि कम से कम 26,000 रुपये न्यूनतम सबका वेतन होना चाहिए, उससे बहुत दूर हम जा रहे। ये जो कृषि कानून आए, जो वापस भी हुए, आप तमाम उस आंदोलन के भी गवाह हो। ये भी उन्हीं आर्थिक और उद्योग जो नीतियां थी उदारीकरण की, उन्हीं का एक प्रभाव रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे भी पूरा का पूरा हमला है, स्वास्थ्य सेवाओं पे पूरा हमला है। और आज एक जो बड़ा सवाल इस सम्मेलन के माध्यम से मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल में हम सब ने देखा, ये जब तमाम बंदी थी, तमाम लोग अपने घरों में थे, कोरोना पूरी तरीके से फैल रहा था, कौन बचाने के लिए हमें आया? सरकारी अस्पताल केवल बचे थे। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल या तो लूट के अड्डे बने हुए थे या शटर डाउन थे, बिल्कुल बंद थे। और आज पूरी की पूरी केंद्र से लेकर अभी 10-15 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली के पास एक अमृता माई के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, 2500 बेड का। और वहां से ऐलान किया है, ऐलान तो पहले ही कर दिया, लेकिन उस दिन सार्वजनिक मंच से बोले हैं कि अब आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाएंगी। मतलब प्राइवेट धार्मिक संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को तुम खोलो भाई और अपना पूरी की पूरी फीस लो। अब उसकी जो फीस के खबरें आ रही हैं, 400 रुपये फीस एंट्री की है, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये,
400 रुपए उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर जाने के, इलाज की व्यवस्था अलग से है तमाम। तो ये स्थिति 400 रुपए एक मजदूर की प्रतिदिन की जो उसकी दिन की दिहाड़ी है उससे भी कहीं ज्यादा सिर्फ उस हॉस्पिटल के अंदर जाने की फीस है। तो क्या स्थिति बनेगी? तमाम को बीमा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बनाई जा रही हैं। मतलब बीमा करवा लो और अपना इलाज करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोल रहे हैं। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस का परिणाम भी हमारे सामने है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मौत हुई है वो हुई है अमेरिका के अंदर। और उस अमेरिका के अंदर क्यों हुई है? जब इसके पीछे की छानबीन हुई तो ये कारण निकला कि वहां तमाम जो स्वास्थ्य का ढांचा है इलाज करवाने का वो बीमा आधारित है। जिसकी जेब में जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा बीमा करा लो। मेरा 4 लाख का, मेरा 10 लाख का, मेरा 4 करोड़ का, मेरा 16 करोड़ का, मेरा 20 करोड़ का। जैसा जैसा प्रीमियम दोगे वैसा वैसा बीमा। सब लोगों के बीमे करवा दिए, लेकिन इलाज तो हॉस्पिटल्स में होना है। हॉस्पिटल सरकारी रहे ही नहीं, तमाम प्राइवेट आ गए। जब प्राइवेट का काम, जो हमने शुरू में बात सागवान साहब ने रखी कि वो मुनाफा आधारित प्राइवेट का काम होता है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो अस्पताल है, अपना मुनाफा कमाना। तो जब उसने देखा कि भाई तेरे पास 40 करोड़ वाला आ रहा है तो उसने उसको पहले दाखिल किया, 10 करोड़ वाले को छोड़ दिया। तो ये है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा मौत जो अमेरिका में हुई। हम जो थोड़ा बहुत बचे उसका मुख्य कारण था कि हम जो आप तमाम मिलके अपनी लड़ाई को इस निजीकरण के खिलाफ जो लड़ रहे थे, जो थोड़ा बहुत सार्वजनिक ढांचा बचा था वो हमारे को बचाने के लिए खड़ा था। अगर आज इस कोरोना काल में देखो, आप याद करो उस मंजर को जब साथी राजपाल सागवान हमारे बीच से गया, कौन खड़ा था? हमारा स्वास्थ्य का सरकारी कर्मचारी खड़ा था, चाहे कच्चा था पक्का था। हमारा बिजली का कर्मचारी खड़ा था, हमारा रोडवेज का कर्मचारी खड़ा था, मजदूरों को छोड़ के आ रहे थे। हमारा शिक्षक खड़ा था, सर्वे कर रहे थे किसको राशन चाहिए किसको नहीं चाहिए। हमारे नगर पालिका के साथी दिन रात सफाई अभियान में लगे हुए थे। कौन संस्कार कर रहा था? जो कोरोना से मर रहे थे, हमारे नगर पालिका का सफाई कर्मचारी उसका संस्कार कर रहा था। तमाम सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी किसी भी विभाग का था वो डटा हुआ था। लेकिन अगर ये सारे महकमे ना होते, सारे प्राइवेट हुए होते तो क्या स्थिति बनती, इसका आप अनुमान लगा सकते हो। तो काफी ये संकट हमारे ऊपर है। तो शिक्षा गई, स्वास्थ्य को ये बीमा आधारित करके जा रहे हैं। बिजली का अब आपके सामने अब आने वाले समय में तैयारी हो चुकी है। ये जो नया बिजली संशोधन बिल, हम ये कहते हैं ना, हमें क्या लेना राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, स्वास्थ्य वाले को क्या लेना? स्वास्थ्य अगर प्राइवेट हो जाएगा, शिक्षक को क्या लेना? रोडवेज का बिजली से क्या लेना? बिजली वाले को रोडवेज से क्या लेना? क्या हमें बिजली नहीं चाहिए? जितने हम बैठे हैं साथी, क्या बिजली नहीं चाहिए? आज बिजली के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। दोपहर का रोटी नहीं खा सकते, एक टाइम की। लाइट चली जाएगी ना शाम को, ये कहेंगे भाई लाइट आ जाए फिर रोटी खा लेंगे। सर्दी में गर्म पानी चाहिए, उसके लिए लाइट चाहिए। बच्चों को पढ़ना है, उसके लिए लाइट चाहिए। हर काम लाइट पे आधारित है। और अगर ये तमाम अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया तो क्या हालात होंगे? याद करो, अभी 5-7 साल पहले बिजली के साथी वो जानते हैं, वो एक ग्रिड फेल हो गया था यूपी का। जो ट्रेन जहां चल रही थी वहीं रुक गई। तो आज ऊर्जा का विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब जो सरकार आगे बढ़ रही है उस संशोधन बिल के मार्फत अब रोजगार कच्चा है,
पेंशन हमारी नहीं है, तनख्वाहें कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और अब ये बिजली को अगर और रेट बढ़ाएंगे तो भाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी वो जरूरत बन चुकी है। और उसके लिए अब वो स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं। जैसे आपका मोबाइल का है कि भाई 500 रुपये डलवा लिए, जिस दिन 500 रुपये खत्म आपकी बातचीत खत्म। वैसे ही आपका 500 रुपये का चार्ज मीटर होगा, जैसे ही 500 खत्म, चाहे रात हो दोपहर हो, कितनी इमरजेंसी, आपकी बिजली बंद। चार्ज करवाओगे तो चल जाएगी और नहीं तो बंद। जैसे ये आपने वो केबल का देख लिया ना, ये आ गए हैं, जैसे ही पैसे खत्म हुए ऑटोमेटिक पहले अलर्ट कर देता है, भाई ये आपका बैलेंस खत्म होने जा रहा है, रिचार्ज करवा ले जो देखना है। नहीं करवाते तो फिर एक बार चेतावनी देता है, मिडनाइट को बंद कर दिया जाएगा, कर देते हैं, कुछ नहीं देख पाते। और आप कमाल है, मतलब कि आप बटन दबाओ, पैसे डालो, साथ के साथ चल भी जाता है। तो ये बिजली का आ रहा है। रोडवेज की स्थिति, बैठे हैं हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रेस सचिव भी बैठे हैं, आप भी बस स्टैंड पे जा रहे हो, देख रहे हो उन नीतियों के चलते आज परिवहन की क्या व्यवस्था है। तमाम आज प्राइवेट की तरफ बढ़ चुके हैं और ऐसे ऐसे नाटक रच रहे हैं। हमारी बसें जो बिल्कुल सरकारी थी, उन जैसी नकल मार के वही सारा रंग रोगन करके प्राइवेट कंपनियों की वो बसें ले आए हैं, जिसको किलोमीटर स्कीम की बात कर रहे हैं। तो तमाम ये जन स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ वाले आए हैं, साथी अभी आए थे। तमाम पीने के पानी की व्यवस्था पंचायतों के हवाले कर दी गई है, लगातार जारी है जल जीवन मिशन योजना। और भर्ती कोई ये टर्म अपॉइंटी है, कोई पंचायती पंप ऑपरेटर है, इस प्रकार के नाम से मतलब कि सारा स्थिति है। रोजगार पे पूरा हमला है। अब जब शिक्षा प्राइवेट होगी, स्वास्थ्य प्राइवेट होगा, बिजली प्राइवेट होगी, पब्लिक हेल्थ प्राइवेट होगा, जन स्वास्थ्य नगर पालिका सारा प्राइवेट हो जाएगा, तो भाई फिर रोजगार बचेगा कहाँ? यही महकमे तो हैं जो हम बैठे हैं, यही महकमे तो हैं जहां हम नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो जब महकमे नहीं रहेंगे तो भाई बेरोजगारी बढ़नी निश्चित है। और उन नीतियों के चलते आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया पूरे देश में, पूरे देश के अंदर। तो पद खत्म किए जा रहे हैं। कल ही खबर आ रही थी कि 13,000 कुछ पद कह रहा है ये गैर जरूरी हैं, उन पदों को समाप्त कर दिया गया। अब उसका असर क्या पड़ा? हम तो यहां काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो पद समाप्त हुए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जिनको नौकरी मिलनी थी, जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कोई नौकरी के अवसर नहीं। तो इन नीतियों के चलते जहां हमारे रोजगार का चरित्र बदल गया, हमारी मांगों की अनदेखी हो रही है, लगातार निजीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ इन्हीं परिस्थितियों में महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है। कहां पहुंच गई रसोई गैस? 1100 कुछ का सिलेंडर आ रहा है। सब्सिडी कहां गई? खत्म होगी आपके सामने। 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, ये इस प्रकार की सब्सिडी आ रही है। और आंकड़े आए हैं इस पेट्रोल पे ही, जो केंद्र की सरकार है 4 किस्म का टैक्स लगाती है, सेस लगाती है। और उसमें जो है डीजल पे 22 रुपए प्रति लीटर टैक्स है, पेट्रोल पे 28 रुपए। और पिछले साल 2021-22 में मार्च 22 तक इस केंद्र की सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए इस टैक्स से सरकार ने अपने खजाने में जमा कर लिए, जनता को लूट के। इसमें राहत दी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं दी। और यही नहीं, अभी तो ताजा ताजा आपके बीच में आटा, गाय, ये अपना दूध, लस्सी, दही, पनीर, इस पे जीएसटी लगा दिया गया है 5%। और दूसरी ओर
जो ऐशो आराम की चीजें हैं, जिनके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, उन पे लगातार जीएसटी 18 से 28% तक ले आए, जो 30 से 45% थी। मतलब ये जो आम जनता के जीने के लायक जो जरूरी चीजें हैं वो लगातार टैक्स लगा के महंगी की जा रही हैं, और जो ऐश आराम की चीजें हैं उनको सरकार सस्ती कर रही है। और ये सीधा उन्हीं आर्थिक सुधारों का एक प्रभाव है कि जितना दिया है, थोड़ा बहुत जो न्यूनतम वेतन कच्चा रोजगार दे रहे हैं, ये टैक्सों के माध्यम से छीन लिया जाए, ये इसकी ओर सरकार बढ़ रही है। तो अब ये तमाम, ना जनता के लिए कोई शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, तो फिर ये कर रही क्या है सरकार? आज सवाल जो सबसे बड़ा हमारे बीच में है, क्या कर रही है? वो कर रही है दो चीजें हैं, जैसे कॉरपोरेट्स प्लस आरएसएस जो इस सरकार के बीजेपी को जो चला रहे हैं, वैसे ही दो बात और है, एक है वोटर, एक है प्रमोटर। हम वोटर हैं जो वोट दे रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बहुत बढ़िया यार बीजेपी, और एक है जिन्होंने पैसा दिया। उनके लिए क्या किया और हमारे लिए क्या किया, आपने इसकी तुलना आज जो हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने अपना पक्ष रख दिया है कि जनता के साथ क्या किया, कर्मचारी के साथ क्या किया इन 8 सालों में, अपने वायदे भी पूरे नहीं किए। अब दूसरी तस्वीर कि उन कारपोरेट्स के लिए क्या किया। 8 साल में 11 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने हमारे बैंकों के, सरकारी बैंकों के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो सरकारी बैंक है जिनमें इस देश की जनता का पैसा है, उनसे जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जो लोन ले रखे थे, 11 लाख करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया। किसान का माफी नहीं की, कर्मचारी की रेगुलराइजेशन नहीं की, पुरानी पेंशन बहाली नहीं की, 11 लाख करोड़ रुपए उनके बट्टे खाते में डाल दिए। 13 कंपनियां बच गई, जिनके अभी और 5 लाख करोड़ रुपया जिनका बच गया। उनको कहा आइए एक नई योजना लेके आए, हेयर कट, बाल काटना। उसके तहत क्या है कि आओ दोनों पक्ष बैठते हैं, लोन देने वाला और लोन लेने वाला। तेरी क्या क्षमता है यार, तू कितना दे सकता है वो बता। 5 लाख करोड़ रुपया था, ये कहा कि जी हम तो 1.5 लाख करोड़ दे सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपया लिया, 3.5 लाख करोड़ रुपया उनका और माफ कर दिया 13 कंपनियों की। जाओ ये योजना लेके आए। और इसी के साथ कारपोरेट टैक्स जो 30%, 34% बीजेपी की सरकार के आते जब आए थे 14 में, जो बड़े बड़े अमीर घरानों पे जो टैक्स था, आज वो घट के 22% पे लेकर आ गए। और कोई नई कंपनी अगर लगेगी तो उस पर 15% तक टैक्स ले आए। हमारे मास्टर जी बैठे हैं, हमारा कर्मचारी 30% टैक्स दे रहा है, कारपोरेट टैक्स जो घराने हैं वो 22% तक आ गए हैं। और यही नहीं, इसी पिछले बजट के अंदर जो हमारे सार्वजनिक, जिनको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक कंपनियां, जो नवरत्न है, हमारी एलआईसी जो करोड़ों रुपए सरकार को अपने बचत से देती है जनता के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए, उन तमाम कंपनियों के शेयर बेचने का फैसला ले लिया और ये कहा कि हम इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। एलआईसी का उदाहरण देना चाहूंगा। आज पूरी दुनिया के अंदर ये हमारी पहली सरकारी ऐसी बीमा की कंपनी है जिसके दावों पे 99.9 कोई मतलब के भुगतान करते हैं। आज उसकी स्थिति ये बना दी कि उसके जब शेयर बिके तो वो औंधे मुंह गिर रहे हैं, उसको बदनाम किया जा रहा है ताकि अडानी और अंबानी, ये दूसरी निजी कंपनियां जो हैं, वो उसमें शामिल हो सके बीमा के क्षेत्र में। और यही नहीं, जिसकी काफ़ी चर्चा हम आपके बीच में पहले भी कर चुके हैं, ये कहा कि अब हम राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति लेकर आ गए। वित्त मंत्री जी 6 लाख करोड़ रुपया कह रहे हम इससे कमाएंगे। क्या है वो कि जितनी सरकारी संपत्तियां हैं
ये जो हमारे स्कूल बंद होंगे, हमारे अस्पताल बंद होंगे, ये हमारे रेल आपके सामने पहले ही दी जा चुकी है, ये तमाम जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बेच के 6 लाख करोड़ रुपया इन 4 साल में सरकार की बनाने की योजना है। और इसके साथ सरकार को पता था, बीजेपी को पता है कि ये जब हम रोजगार नहीं देंगे, इनकी मांगों की अनदेखी करेंगे, महंगाई बढ़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी तमाम, तो इसका फिर जनता को रोके कैसे रोका जाए। तो उन्होंने रोकने के लिए क्या किया, संविधान को बदलना शुरू कर दिया, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पे हमले बोलने शुरू कर दिए। याद होगा आपके, क्योंकि आज हम जिला का सम्मेलन कर रहे हैं, पिछले 3 साल का पूरा लेखा जोखा आपका जिले के साथ ही रखेंगे। लेकिन जैसे ये सरकार प्रदेश के अंदर बनी थी, तमाम धरने प्रदर्शनों जुलूस पे प्रतिबंध लगाया था जब हम करनाल के अंदर रैली कर रहे थे। आज तक भी वो पत्र सरकार ने वापस नहीं लिया। अभी किसान आंदोलन के चलते क्षति संपत्ति कानून कि जो आंदोलनकारी होगा उसके आंदोलन के अगर कोई संपत्ति को नुकसान होता है उसको उससे वसूला जाएगा। और अभी कल पर का वाक़या है, सरकार की असहमति पे ये जो जितना आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये सारी सरकार की नीतियों से असहमति है। क्या आप सहमत हो ये इस सरकार की नीतियों से? जब सहमत नहीं है तो लोकतंत्र में हमें अधिकार है असहमति प्रकट करने का, लेकिन असहमति प्रकट करने के पर कल ही हमारा एक साथी कैथल के अंदर अध्यापक साथी, उस पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। उसने यही कहा था जो मैं कह के हटाऊं कि भाई ये जो सरकार नीतियां लेके आ रही है ये सारे देश को बेच रही है। जो हमने वोट दी थी वो किसी को बेचने के लिए नहीं दी थी। एक मैनेजर हमने नियुक्त किया था कि हमारे देश के आप मैनेजर हो, और भाई जब मैनेजर कोई ठीक काम ना करे तो उसको बदलने का अधिकार जनता को है। इतना कहा था, मुकदमा दर्ज कर दिया। वो एक अध्यापक पे मुकदमा नहीं है, वो तमाम लड़ने वाले लोगों पे, वो तमाम सर्व कर्मचारी संघ को ये चुनौती है। और हम ये कहना चाहते हैं आज के सम्मेलन के माध्यम से, हमें वो चुनौती स्वीकार है। हम मुकाबला करेंगे इस बीजेपी की सरकार का। और यही नहीं साथियों, ये आगे बढ़ते हुए हमारी धर्मनिरपेक्षता पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे लेकर आए। अभी कल ही आपने देखा, 3-4 दिन के बाद है, आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत एक मदरसे में जाता है और वहां जाके क्या कह रहा है? कह रहा है जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं उनको गीता भी पढ़नी चाहिए। अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि सबको भाई गीता भी, जो गीता पढ़ रहे हैं उनको भी कहो फिर कुरान पढ़ ले। हम तो कहे गीता भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, सब धर्मों को आप ज्ञान करो। लेकिन जो उसका एक काम करने का जो तरीका है, जो हमें तोफाड़ कर रहे हैं, उसकी तरफ ये देखना होगा। और वो जो एक बड़ा आपके यमुनानगर में तो काफ़ी उसका असर है, जो एक हमारे वो बैठे हैं डॉक्टर साहब पशुओं के, VLDA साहब, लंपी बीमारी जो आ रही है, वो तो सिरसा के किसान नेता को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। उसने भरे सरेआम मुख्यमंत्री के दरबार में पूछा खट्टर साहब से कि तुसी वोटां तां मंगदे हो गां ते लियांदे चीते हो, चीतियां दी बजाय 10 लाख रुपए तुसी उत्थे भी खर्च देंदे गायां ते। गाय की चिंता नहीं है, गाय सिर्फ वोट लेने तक इनकी मां है। लेकिन आज गाय मर रही है, कौन खड़ा है गाय के साथ? गाय के साथ खड़ा है उसको पालने वाला पशुपालक, किसान, मजदूर या हमारा सरकारी कर्मचारी VLDA जो जाके वैक्सीनेशन उसकी कर रहा है। कहां है बीजेपी? कहां है बीजेपी? तो ये जो स्थिति, सारा काम हम ही करें, इसकी एक साजिश देखिए, इनके काम करने का तरीका।
स्वच्छता अभियान शुरू में 2014 में चला दिया। क्या कहा? सब स्वच्छता अभियान की शपथ लो। जनता शपथ ले रही है। सर्व कर्मचारी संघ ने कहा हम करेंगे, शपथ लेते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान के लिए सफाई कर्मचारी चाहिए। सफाई कर्मचारी नहीं लगाया। स्वच्छता अभियान, जनता शपथ ले, आगे हाथ खड़े करवा लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम बेटी भी पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे भी। जनता ने बचाई भी है, लेकिन उस बेटी को रोजगार किसने देना है? सरकार ने देना है, नहीं दे रहे। और क्या हालात है उन बेटियों के प्रति। कल की न्यूज है, आज मैं सुबह टीवी पे देख रहा था, ऋषिकेश के अंदर एक बीजेपी के नेता का रिसोर्ट, 19 साल की एक वहां रिसेप्शनिस्ट, उसका मर्डर करते हैं, उसको नहर में फेंक देते हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं बाप बेटे की, बीजेपी का नेताओं की। ऋषिकेश की खबर है। महिलाओं का वो जो 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की, बेटी बचाओ, ये बहुत सबका हमारा नैतिक काम है। अगले ही दिन क्या हुआ गुजरात के अंदर, वो जो बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जिन्होंने मतलब कि उसकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया था, गर्भवती थी, उसका रेप किया था, गैंगवार मतलब कि रेप हुआ था, वो तमाम को ये कह के छोड़ दिया कि भाई ये संस्कारी लोग हैं और इनका जेल में बहुत बढ़िया व्यवहार रहा है, इसलिए इनकी सबकी माफी है। हमें कह रहे हैं बस हर चीज की शपथ ले लो। अभी ये थोड़े दिन पहले याद करो, करे 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो हर घर तिरंगा हमने भी फुलवाया होगा, हम भी लगे हुए हैं। अब तक मैं देखता हूं, अरे ये खुद तिरंगे का अपमान करने वाले जो लोग हैं, हमें कह रहे हैं हर घर तिरंगा फहराओ, हम तिरंगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जिन मैं पहले भी रखी थी, जो साथी नए आज पहली बार इस बात को सुन रहे हैं, वो जरूर नोट कर लें। इस सम्मेलन के बाद अपने घर जाके गूगल पे सर्च कर लेना, केस नंबर 176 नागपुर, पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले कितना तिरंगे का सम्मान करने वाले हैं। लव जिहाद लेके आगे, कभी हिजाब लेके आगे, कभी गंगा, कभी जमुना। आपके यहाँ सरस्वती वो निकली कि नहीं निकली सरस्वती? अभी करोड़ों रुपए आगे खा गए बजट के सारे, वो तमाम आपको पता होगा, तमाम साथियों को। तो दोस्तों, ये है सरकार की उदारीकरण की नीतियां, और ये है हमारी मांगों के प्रति इसका दृष्टिकोण। जिस समाज में जिस जनता का हम अभिन्न अंग है, जिसके बगैर हम अपनी कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, जो सीधे उन नीतियों का प्रभाव हमारे ऊपर है, ये है उस बीजेपी का चरित्र। अब करें क्या? सवाल तो अब ये आ गया ना, करें क्या? उस करने के लिए ही आज आप यहां बैठे। उसके लिए एक मजबूत संगठन क्या होना बहुत जरूरी है। संगठन कई प्रकार के होते हैं, वो फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन क्रांतिकारी संगठन, लड़के अपने अधिकारों को लेने वाला, मान सम्मान से जीने वाला संगठन, और वो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो आप 1986 में जिसका साथी ने जिक्र किया, जो इनका था। अब सर्व कर्मचारी संघ का आपने गठन भी कर लिया, फिर करोगे क्या? सम्मेलन करोगे, बेहतर करोगे, कोई दो राय नहीं। पिछली जो कमियां रही हैं वो भी आपने अब की बार तमाम ब्लॉकों में चुनाव करवा के बेहतर स्थिति बनी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी बेहतर और कमेटी काम करेगी। और ये भी मैं पहले ही आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज यमुनानगर का जिला, जो सर्व कर्मचारी संघ के अग्रणी जिले हैं, उनमें आपकी गिनती होती है, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद। तो रास्ता क्या है? अब करें क्या? अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो भाई अंधविश्वास फैला रही है, ये तो वास्तुकला और ज्योतिष की तरफ लेके जा रही है। अब सर्व कर्मचारी संघ कोई ज्योतिषी तो नहीं है, हम तो एक दूसरे से सीखते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, और वो सीख इन रास्ता
वो सीख मिलती है हमें। दो काम है जो हमें करने के हैं इस सम्मेलन में। ये आज प्रण लेके जाना, दो काम है जो करने हैं। एक काम क्या है? एक काम का तो हमें सीधा नजर आ रहा है, जो हमारा अभी किसान आंदोलन चला 1 साल से ऊपर, जो ये कहते थे मोदी ने जो कह दिया वो वापस नहीं हो सकता। हुआ भाई, वापस के नहीं हुआ, वापस लेने पड़े। बेशक ये बीजेपी की सरकार नीयत बड़ी खराब है, अब भी उन कानूनों को दूसरे तरीके से लागू कर रहे हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, वापस लेने पड़े। तो हम ये कहना चाहते हैं, सर्व कर्मचारी संघ की आपसे अपील है कि अगर हम किसान आंदोलन की तर्ज पर व्यापक एकता का क्या मतलब? पूरे जिला के हर कर्मचारी तक जाना, उनको इकट्ठा करना, जहां संगठन नहीं है वहां संगठन का निर्माण करना, व्यापक एकता, निरंतर संघर्ष, लगातार संघर्ष किसान आंदोलन की तर्ज पे, राजनीतिक जागरूकता। पहली बार हम भी पढ़े, 86 में बन गया था सर्व कर्मचारी संघ, हम भी नारे लगाते थे पूंजीवाद हो बर्बाद, समाजवाद जिंदाबाद। लेकिन किसान आंदोलन ने उस पूंजीवाद का चरित्र, उसका चेहरा हमारे सामने लाके खड़े कर दिया, और खड़ा नहीं किया, हर गांव में अडानी और अंबानी के पुतले जला दिए, और लोगों में ये सीधा मतलब के संदेश, किसी से भी बात करते थे कि ये मोदी की सरकार नहीं, ये तो भाई अंबानी और अडानी की सरकार है, ये तो कठपुतली है, जिस तरह वो नचाएंगे वैसे ये नाचेगा। आगे ठीक है नहीं बात? तो हम राजनीतिक जागरूकता के साथ, कुर्बानी का जज्बा, 750 किसान शहीद हुए हैं उसे 1 साल के आंदोलन में। तो मेरी अपील है, इनकी जो नव उदारीकरण की नीतियां हैं, ये दो काम, इन नीतियों के पीछे जो राजनीति काम करती है, एक तो सीधा तो हमें नजर आ गई ये नव उदारीकरण की नीतियां, जितना मैंने अब तक कहा ये उन नीतियों के प्रभाव है, किसके फायदे में है किसके नुकसान में है, अब इसका फैसला आप भी मनन करना। लेकिन अब दो काम ये है, एक तो इन नीतियों को बदलवाना किसान आंदोलन से सीख लेते हुए, और वो बदली जा सकती हैं। ये कौशल रोजगार निगम भंग हो सकता है, हम पक्के हो सकते हैं, पक्की भर्ती हो सकती है, पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, इन तमाम विभागों को बचाया जा सकता है इस किसान आंदोलन के तर्ज पे, उनसे सीख लेते हैं, किया जा सकता है ना। तो एक तो इसकी तरफ साथी बढ़े, दूसरा इन नीतियों के पीछे की राजनीति को भी समझिए। बहुत दिन हो गए सर्व कर्मचारी संघ को बने, और ये बात इसलिए छोड़ी गई थी कि इंसान का एक स्वभाव है, जब उसके कांटा चुभता है ना, उसका दर्द उसको तभी पता लगता है। पहले कही जाए ना, ओए ना जा इधर, दो कांटा चुभ देगा, इसका दर्द बहुत खराब है, अगर ना यार वैसे कह रहे हैं। जब दर्द हो जाता है ना तब पता लगता है। अब सारा दर्द हो चुका है, सारे महकमे बिकते जा रहे हैं, और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रिटायर से लेके कच्चा पक्का कर्मचारी, 4th क्लास से लेकर अफसर तक, तमाम का सरकार ने मतलब के प्रबंध कर दिया कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। नए नियम बदल दिए। एक जिसकी गैस की कंपनी है, पेट्रोल पंप है, बड़ा बड़ा पूंजीपति है, उसको 5 नंबर उसके बच्चे को मिल जाएंगे, और हमारे रिटायर कर्मचारी और 4th क्लास को भी नहीं मिलेंगे। वंचित करने का रोजगार से तरीका। तो इसके लिए इस राजनीति को समझना होगा। अब हम क्या राजनीति समझ रहे हैं? 5 मिनट। ये जो 2014 का इलेक्शन आया, क्या कहा था हमें?
है कुछ याद? यही हमारी एक सबसे बड़ी वो होती है, हम भूल जाते हैं। हरियाणा में अगर हम सत्ता में आए, गुजरात मॉडल लागू करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? पूछो अब अपने मंत्री से जाके, हमने तो पूछा था एक दिन, कोई जवाब नहीं था, गर्दन ऐसे कर ली इसने, गुज्जर साहब ने। ये है क्या गुजरात मॉडल? वास्तव में यही गुजरात मॉडल है। थोड़ी सी कमी रह रही है। वो थोड़ी सी कमी क्या रह रही है? वहां यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, पक्की भर्ती बंद है। हमने यहां भी लड़ रहे हैं, जिंदा हैं, यूनियन आज सम्मेलन भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम ये जो आज व्यवस्था है, ये गुजरात में पहले से लागू है। खुश हो इस मॉडल से भाई, क्या गुजरात मॉडल से? लेकिन दो व्यवस्थाएं हैं भाई, ये इस राजनीति को समझो। जिनको हम कहते हैं ना यार ये तो अनपढ़ है लोग, वो किसान हमारे आज मार्गदर्शक हैं, वो समझ चुके हैं इस बात को। दो व्यवस्थाएं हैं, एक पूंजीवाद है, एक समाजवाद है पूरी दुनिया में। एक का शोषण हो रहा है, एक शोषण करने वाले लोग हैं। और उसका मॉडल अपने भारत में भी है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा है। भारत में भी एक तरफ गुजरात मॉडल है, एक तरफ केरल मॉडल है। दिखाया इसलिए नहीं जा रहा, मीडिया पूरे का पूरा, ये भी उसी ने दिया था नाम, किसान आंदोलन ने। मैं गवाह हूं इस चीज का। साथी आपने भी देखा होगा, जब वहां इस पे हम टीकरी बॉर्डर पे गए, वहां बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए हुए थे। गोदी मीडिया बढ़ने नहीं दिया उन्होंने कि ना तुम सरकारी हो चले जाओ। गोदी मीडिया ये नाम किसानों का दिया हुआ है, नहीं दिखानी। पूरे भारत के अंदर कोरोना के दौरान अगर कोई कोरोना को संक्रमण के फैलने से रोक पाया, उसकी रेट को कम कर पाया, उसके विशेष बेहतर प्रबंध कर पाया, वो था केरला। सर्च कर लो इसको। और बदनाम किया केरला को। ये तो वहीं से आया है वायरस। वो चाइना, वहां बच्चे पढ़ने गए थे, चाइना वाले वहां आ गया और वहां से उसने सारे भारत में फैला दिया। बिल्कुल, लेकिन कंट्रोल भी उसने किया। और आपको एक बड़ी खबर मैं सुनाना चाहता हूं, उस साथी ने शायद पढ़ी भी हो। एक मैग्सेसे पुरस्कार है, वो हमारे पे राज करके गया है, उस कंट्री वाले मैग्सेसे वाले। उस पुरस्कार को दिया स्वास्थ्य मंत्री केरला की शैलजा को, कि आपके बेहतर प्रबंध रहे हैं और आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, आप आइए ग्रहण कीजिए। उसने दो कारणों से, उस कुमारी शैलजा जो वहां की स्वास्थ्य मंत्री थी, उसने कह दिया मैं नहीं लूंगी। क्यों? कह रही है अकेली मैं नहीं, मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं। ठीक है, मैं स्वास्थ्य मंत्री थी, मैं कुछ टीम का हिस्सा थी, ये सारा काम वहां के टीम वर्क था, तमाम जनता का सहयोग था, सबका सहयोग से ये हुआ, इसलिए मैं अकेली इसकी पात्र नहीं हूं। और दूसरा जो कारण था वो ये था कि वो जब देश गुलामी के दौर में जी रहा था, वो लोगों का यहाँ पे कब्जा था, जिसके नाम से वो पुरस्कार है, वो काफ़ी एक लंबी डिटेल में है। मतलब कि मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये भी मॉडल है जिन्होंने उस पुरस्कार को भी अस्वीकार कर दिया कि नहीं, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क। और आपकी जानकारी
केरला में कोई भी कर्मचारी कच्चा नहीं है, सभी पक्के कर्मचारी हैं। केरला के अंदर जब वामपंथियों की सरकार थी, सुना है नाम वामपंथी? हाँ भाई सुना है। कम्युनिस्टों की सरकार थी, कई नाम हो रहे हैं, कम्युनिस्टों की कह लो आजकल, उसको ज्यादा समझ लेते हैं। हाँ देखा, ज्यादा जाना कम्युनिस्टों की। हम उस बात में करेंगे जिसमें आप बात करते। ये जो पुरानी पेंशन है ना, 3 स्टेट थे उस समय कामरेडों को, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तीनों के मुख्यमंत्रियों ने जवाब दे दिया था कि हम लागू नहीं करेंगे, और नहीं की। बंगाल में सत्ता बदल गई, ममता जी आ गई, नया ही फार्मूला अपना लिया, नई भर्ती नहीं की। क्योंकि नई भर्ती करेगी तो भाई पुरानी पेंशन नई लागू करनी पड़ेगी, भर्ती नहीं करी, कच्चे से काम चला। केरला में कांग्रेस आ गई, पेंशन समाप्त कर दी। त्रिपुरा में बीजेपी आ गई, पेंशन समाप्त कर दी। तो ये है केरल और गुजरात मॉडल। इसके 2 उदाहरण और देना चाहूंगा। खेत में काम करने वाला जो मजदूर है, आज केरल में सबसे ज्यादा उसकी दिहाड़ी है 709 रुपए, और गुजरात में है 213 रुपए। कौन सा चाहिए भाई, 213 वाला 309 वाला? 709 वाला। और एक नई जो आपको बात बताने चाह रहा हूं, जिस पे किसान आंदोलन पूरा चला, एमएसपी पे। आज वहां धान का जो एमएसपी है पूरे देश में सबसे ज्यादा है केरला में 250 रुपए क्विंटल, और पूरे देश में एमएसपी तो हरियाणा और पंजाब में ज्यादा लागू होता है। और वहां आप तमाम किसानी परिवारों से जुड़े लोग होंगे, वहां कीमत है 2040 रुपए। और उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं कि भाई समय पे खरीद कर लो। लेकिन वो अठधर्मता देखी ना आपने। कल भी एक आंदोलन चला है, रास्ते वगैरह ब्लॉक थे, कह रहा वो कर देंगे, भर्ती कर देंगे, लेकिन पर्ची कटेगी 1 तारीख को। मतलब कि बीजेपी अपनी तानाशाही से पीछे नहीं हटना चाहती, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। और दोस्तों, उसी केरला के अंदर पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, ये रिटायर साथी। मेरे अब तक याद है, मैं अपने पिताजी की उंगली पकड़ के सरकारी राशन डिपो की दुकान पे जाया करता था। चीनी भी मिलती थी, कपड़ा भी मिलता था, कॉपी, और ये हमारी वो तख्ती होती थी, तख्ती के ऊपर वो गचनी भी मिला करती थी, पेंसिल भी मिला करती थी, मसाले भी मिला करते थे, रसोई का तेल, घी, सारा सामान मिला करता था। आज कहां लेके आ गए? ये उन नीतियों का मैं परिणाम आखिर में बता रहा हूं। कहां लेके आ गए? चावल, चीनी, रेट आपके सामने है। ये है वो आर्थिक सुधार। क्या कह दिया? फ्री में नहीं बांटना। और वो धीरे धीरे कार्डों के रंग बदल दिए, गुलाबी, हरा, पीला, पता नहीं क्या क्या वो कर दिए। इसको ये रेट मिलेगा, इसको ये रेट मिलेगा। केरला के अंदर हर परिवार को 13 चीजें सस्ते रेट पे मिलती हैं, सरकारी डिपो के उस पे। मानते हो इस बात को? और यही नहीं, मैं एक छोटी सी एक बात के साथ, ये जो जीएसटी लगाया ना दूध, दही, पनीर पे, केरल की विधानसभा में बकायदा प्रस्ताव पास कर दिया कि हम अपनी जनता पे ये टैक्स नहीं लगाएंगे, जैसे पेंशन का किया।
अब फैसला आपका है। आपको केरल मॉडल चाहिए या आपको गुजरात मॉडल चाहिए? ये अब दो मॉडल हैं और ये रास्ता भी भाई मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि अब किसान आंदोलन से सीख रहे हैं, इस राजनीति को सीखना होगा, तभी इन राजनीति जो ये नव उदारीकरण की नीतियां हैं इनको पलटवाया जा सकता है। और ये भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का जो कथन था कि जो सरकारें आपके मूल अधिकारों को छीने, जनता के मूल अधिकारों को छीने, उन सरकारों को उखाड़ फेंक देना चाहिए। तो मैं पुनः ज़्यादा लंबी बात हो गई, लेकिन मैं इतना जरूर, काफ़ी दिन से आपसे आज मिले हैं साथी, और सुना भी है आपने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मॉडल को समझोगे, इस राजनीति को समझोगे और अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ोगे। तो आपको सफल सम्मेलन के लिए पुनः क्रांतिकारी बधाई देते हुए, साथी राजपाल जी को, सागवान जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।